बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में हिंदू उम्मीदवारों की हिस्सेदारी और नतीजे काफी अहम रहे। ये चुनाव 2024 के छात्र आंदोलन के बाद पहला बड़ा राष्ट्रीय चुनाव था, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने भारी बहुमत हासिल किया और जमाते इस्लामी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। अब ये मैप इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत वायरल है। इंडिया के अंदर क्यों वायरल है? बिकॉज कि जो जमाते इस्लामी है विच इज इन ग्रीन, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता और ये ऊपर जो सिलिगुड़ी कॉरिडोर है, ये यहाँ पे जीत गई है। तो वो समझते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। नाउ दिस इज अ न्यू पॉइंट उनके पास आ गया। देश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके बांग्लादेश के अगले वजीर आजम इन्होंने, इनकी जमात ने जो 12 फरवरी को इंतखाबात हुए उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 213 सीट्स इनकी जमात ने, और जो कोलिशन मेंबर्स हैं उन्होंने ली 300 सीट्स के अंदर से। उसके अंदर से ऑब्वियसली टोटल स्ट्रेंथ में 313, उसमें कुछ रिजर्व सीट्स भी आती हैं खवातीन की। बीएनपी के एक वरिष्ठ नेता हैं गयेश्वर चंद्र रॉय, हिंदू नेता हैं, ढाका 3 सीट से जीते हैं और ये ढाका में दशकों बाद एक हिंदू सांसद बनने वाले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जीत है, लेकिन कुल मिलाकर जो जीतने वाले हिंदू उम्मीदवार हैं उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, ना के बराबर मान लीजिए। जमाते इस्लामी ने जो उम्मीदवार उतारा था हिंदू, वो उम्मीदवार भी हार गया। अब बीएनपी और उसके जो गठबंधन है, वैसे आपको बता दें कि 200 प्लस वो सीटें जीत चुके हैं और बहुमत के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि जमाते इस्लामी जो कि कट्टरपंथी पार्टी है वो विपक्ष में बैठेगी। इंडिया के अंदर ये समझा जा रहा है बिकॉज जी के ये जो इलेक्शन जिसमें बीएनपी जो है उसको जीती है, 209 सीट्स ऑलमोस्ट उन्होंने अभी तक एज ऑफ नाउ जो है वो जीती हैं। 68 जो है वो जमात इस्लामी के पास हैं। वो जो नाहिद इस्लाम जो जैसे कहते थे ना, जो असल में जो था मानसून रेवोल्यूशन, उनको 6 सीटें मिली हैं। भारत में भी कहा जा रहा है कि इन इलेक्शंस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है, उसकी क्या वजह लग रही है आपको? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तो 2/3 मेजॉरिटी ले ली है, 3/4 एक्चुअली मेजॉरिटी ले ली है बीएनपी ने, उनके कोलिशन ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट के अंदर। मगर इसका ये मतलब नहीं कि जमात इस्लामी के लिए ये एक शिकस्त है, उनके लिए भी, और उनका एक लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि जो अवामी लीग के बाद जो इंटरिम सेटअप आया और उसके अंदर उन्होंने अपना एक डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का था। मगर जय हिंद दोस्तों, भारत जो चाहता था वो बांग्लादेश में हो गया। और अगर ये नहीं होता, जमाते इस्लामी अगर बांग्लादेश में रिजीम में आती, तो जो हाल हिंदुओं का होना था उसका ट्रेलर तो हमने मोहम्मद यूनुस एंड उनकी जो रेडिकल रिजीम थी उसमें हमने देख ही लिया था। दोस्तों, जिस तरीके का माहौल पाकिस्तानी आईएसआई और अमेरिकन सीआईए ने बांग्लादेश में बनाया, तो ऐसा लग रहा था कि जी अगला इसी समय इलेक्शन हुआ तो जमाते इस्लामी ही जीतेगी और भारत के खिलाफ जितनी भी पॉपुलेशन है बांग्लादेश की सिवाय हिंदुओं की, वो इकट्ठा हो चुकी है। बीएनपी का कोई दूर दूर तक चांस ही नहीं नजर आता था, क्योंकि बीएनपी के जो लीडर तारिक रहमान साहब, उन्होंने अपने चुनावी रैली में कभी भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए ही नहीं। तो इसलिए पाकिस्तानियों को लग रहा था कि अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो एंटी हिंदू, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पे जमाते इस्लामी ही बनाए। लेकिन ये नैरेटिव, ये जो रेटिंग थी बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्रीज की, वो बुरी तरीके से फेल हुई। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा कि भारत से जितने भी सटे हुए बॉर्डर वाले प्रांत है बांग्लादेश के, वहां पे जमाते इस्लामी के लोग जीते हैं। अदर रेस्ट ऑफ एरिया में बीएनपी जीती है और जीतते ही आप देखें नरेंद्र मोदी जी ने बधाई दी, भारत ने बधाई दी और तुरंत नरेंद्र मोदी जी को कॉल करके जो हैं बीएनपी के लीडर तारिक रहमान साहब, वो नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करते हैं और भारत के साथ रिश्ते अच्छे करके भारत के साथ मिलके चलेंगे। ये सारी चीजें स्टेटमेंट्स आती हैं और जो बीएनपी पार्टी के तौर पे वो भी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती है। तो ये सारी चीजें प्रोटोकॉल होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया को सदमा सा लग गया, सांप सूंघ गया, बात ही नहीं कर रहे बांग्लादेश के हवाले से। इतनी बातें करते थे, चिकन नेक ये कर देंगे तो ऐसा होगा, पाकिस्तान तो ये तो तुर्की वहां पे अपनी फैक्ट्रियां लगाएगा, भारत हट जाएगा, भारत के खिलाफ 3 फ्रंट वॉर हो गया, ऐसा तो वैसा, सारी चीजें धरी की धरी। आज बात ही नहीं कर रहे बांग्लादेश में क्या हुआ। जमाते इस्लामी को इन्होंने इतना ओवर रेट कर दिया था कि जमाते इस्लामी को 2/3 छोड़ो, ये तो 90% वोट गिरेगा, ये तक पाकिस्तानी जाके रिपोर्ट निकाल लेते। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स को एक्सेस मिला है ना बांग्लादेश का, यूनुस ने दिया था, तो वो सारे ऐसी बातें कर रहे थे। पाकिस्तान या इंडिया के लिए इसकी क्या अहमियत है? नो डाउट दोनों पाकिस्तान के लिए अहमियत सबसे पहले तो यह है कि बांग्लादेश वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एज ईस्ट बंगाल इन 1971, और फिर जो इंडिया के लिए है तो वो ये है कि भाई 1971 में उनका एक बड़ा रोल था। उन्होंने इसको, बल्कि वो खुद कहते हैं, ये नहीं कि हम ये पाकिस्तानी कहते हैं या कुछ और बात है, वो खुद कहते हैं कि भाई हमने ये करवाया, आपके दो कौमी नजरिए को हमने जमीन बोझ कर दिया। जो भी उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उस पर नहीं जाते, लेकिन उनके लिए अहमियत देखें, उनके साथ बहुत गहरे ताल्लुकात रहे हैं बांग्लादेश के।
हम मेरे ख्याल कल भी हम बात कर रहे थे कि उनकी इकोनॉमी में, यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी में इंडिया का बड़ा रोल रहा है। और ख़ासतौर पे टेक्सटाइल की बात अगर हम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, रॉ मटेरियल्स की बात करें, क्रेडिट लाइन की बात करें, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और इंडिया ने ये बिल्कुल किया है। ठीक है, आज मामलात अच्छे नहीं जा रहे दोनों के दरमियान, लेकिन ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है और उसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी ने तेज तरक्की की। काफी स्पीड जो है, मतलब उनका जो ग्रोथ रेट था काफी स्पीडी रहा, उनकी जो इकोनॉमी वो स्टेबल रही, उनकी जो करेंसी है उसके अंदर स्टेबिलिटी नजर आई। ये सारी चीजें थी। फिर यूरोप ने या उनको एक जीएसपी प्लस वाला स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दिया था जीरो टैरिफ का, उसका एक बड़ा रोल है। फिर अमेरिका ने, तो ये तो एक चीज हो गई। फिर इंडिया का वो नेबरिंग कंट्री है, सेवन सिस्टर्स तक जाने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल जैसे बांग्लादेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर अगर कोई मामलात ऐसे खुदा न खास्ता गड़बड़ होते हैं तो लाजमी सी बात है कि मेरा नहीं ख्याल कि बेशक बांग्लादेश इंडिया के मुकाबले में छोटा कंट्री है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी ये चाहेंगे कि इस किस्म की बदमज़गी कभी पैदा हो या कोई जंगी सूरत हाल पैदा हो। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो। तो इस वजह से अब से तकरीबन 2 माह पहले इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए और उसके अंदर ये जिक्र था कि शायद जिस वक्त शेख हसीना साहिबा प्राइम मिनिस्टर की सीट पे थी या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थी, उस वक्त इंडिया ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया। हालांकि करना चाहिए था। यानी जो इंडिया के अपने लोग हैं जो समझते हैं इन मामलात को या इनके ऊपर बात करते हैं, लिखते हैं, तो उन्होंने भी यही पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी एक बास्केट में अपने सारे अंडे नहीं रखने चाहिए थी। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मतलब जो खालिदा जिया साहिबा की पार्टी है उनके साथ, या फिर बाकी अगर छोटी पार्टीज है तो उनके साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त रखना चाहिए था। इसलिए कि जरूरी नहीं, कहते हैं ना, वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, और यह हकीकत है कि एक जैसा नहीं रहता। किसी को नहीं पता था कि 2 साल या अगर 2.5 साल पहले की बात हम करें कि शेख हसीना एक बड़ी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही है बांग्लादेश की, उनका बड़ा होल्ड रहा है। और जब अगस्त में जुलाई से मामलात खराब होना शुरू हुए तो उस वक्त भी उनका होल्ड, उनकी ग्रिप जो है वो बड़ी स्ट्रांग रही है। ये अलग बात है कि फिर बाद में जो वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज थी या जो लोग थे उन्होंने, या फिर वहां के चीफ ने उनको कहा कि मैडम अब मजीद नहीं हो सकता, काफी ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, अब मजीद ये चीज नहीं चल सकती, क्योंकि 1500-1600 लोग ढाका में, चिटागोंग में और बाकी शहरों में, सेलट वगैरह में लोगों की जाने गई। तो गालिबन इसी वजह से फिर उन्होंने इनकार किया और शेख हसीना ने भी यही दुरुस्त समझा कि ढाका छोड़कर दिल्ली जाया जाए, और वो चली गई। तो मेरे ख्याल में ये सारे मामलात इंडिया ने देखे। और फिर जहां तक बात है कि एक आपका एक इन्फ्लुएंस होता है हर मुल्क का, यानी बड़े कंट्रीज का छोटे ममालिक के अंदर इन्फ्लुएंस रहता है। चीन का भी बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस है, इंडिया का भी है, यूएस का भी है, और मिडिल ईस्ट का भी किसी हद तक है। लेकिन अगर आप उसको अपने हद से ज्यादा कर देंगे तो उसका नुकसान आना, वो फायर बैक करना शुरू कर जाती हैं चीजें। मोदी साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जनाब क्या बात है, हम बीएनपी के साथ काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे और इनके साथ मतलब रहेंगे, इनको, ये हमारे भाई हैं। मतलब ये चीज को भी समझे, इस चीज को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब एक तरफ ये चीज है और दूसरी तरफ आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पे जो बंगाली लीडरशिप है वो भी ये कहती है कि यार अब जो है ना, हमें इंडिया के साथ काम करना है। क्योंकि उनका प्रॉब्लम एक बड़ा क्लियर है। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं यार हम कब तक देखिए इंडिया के साथ, आप इसी मैप को देखें जो मैप आपके सामने लगा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही है, पानी के अलावा, और जितनी बड़ी इंडियन नेवी है, इट्स अ चैलेंज फॉर बांग्लादेश। सो इंडिया को नेचुरली काम करना है बांग्लादेश के साथ, नेचुरली उनको करना ही करना है। और पाकिस्तान की बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ना ही हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं उस सेंस में, बिकॉज ऑफ बिजनेस। अब देखिए जो बॉर्डर के ऊपर जो चीजें हैं, अब वो पाकिस्तान तो नहीं बचा सकता। जो पाकिस्तान और ईरान का जो क्लोज जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी है, क्या वो इंडिया उसको मैच कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। और ये जो तारक भाई आए हैं, ठीक है जी, इनकी वालदा 2 दफा नहीं वज़ीर आज़म, इनके वालिद जो है मिलिट्री रूलर रहे हैं, मिलिट्री कू में मारे गए थे 1981 में। वो बांग्लादेश की स्ट्रगल के अंदर उनका बड़ा हाथ है। खुद तो ये सारे उमर भाई साहब 17-18 साल इंग्लैंड रहे हैं, आए हैं वहां से और आते ही वज़ीर आज़म बन गए। मतलब इनकी तो बड़ी लेकिन इनके बारे में इनके ऊपर करप्शन चार्जेस रहे हैं, और अब ये पहले 18 महीने जेल चले गए थे, लेकिन फिर ये इंग्लैंड चले गए। पहले इन्होंने ये कहा था कि ये सियासत वगैरह छोड़ देंगे, ठीक है ना, लेकिन अब ये 17 साल बाद आए हैं, और जैसे ही आए हैं 5 दिन बाद इनकी वालदा की डेथ हो गई।
तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भाई जो हैं वो इनकी क्या पोजीशन है। मतलब ही इज़ लाइक बांग्लादेश की भी पोजीशन, मुझे लगता है कि बांग्लादेश अभी हमसे 40 साल पीछे है। वहाँ पे भी ऐसे ही है, उन्होंने हमसे बाद में आज़ादी ली है, जो हमारे आज़ाद होने के 50 साल बाद हो रहा था ना कोई वैसी सिचुएशन चल रही है। तो अभी लेकिन मेरी थोड़ी सी, हम तो बहुत बेहतर हो गए हैं, बहुत थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मसले मसाइल थोड़े और हो गए हैं। तो ये एक फैक्टर जो है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस कि ये भैया और क्या करेंगे यहाँ पे आकर।